नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत की एमका इंजन प्रोग्राम की तरफ से है। आप सभी को पता होगा कि एमका के लिए एक इंडिजिनस एरो इंजन को डेवलप करने के लिए भारत काफी दिनों से कोशिश कर रहा है और अभी कई ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर भारत को अपना प्रपोजल भी दे रहे हैं। इसी बीच फ्रांस की सफरान और यूके की रोल्स रॉयस की तरफ से अपने प्रपोजल को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया जा रहा है। दोनों ही कंपनीज की तरफ से भी डीआरडीओ के साथ मिलकर एक वेरिएबल साइकिल इंजन को डेवलप करने का प्रपोजल दिया गया। ये इंजन 130 किलोटन के आसपास की थ्रस्ट को जनरेट करने में सक्षम होने वाला और सबसे बड़ी बात यह कि इस इंजन को भारत के जीटीआरई के साथ मिलकर डिजाइन करने का फैसला किया जा रहा है। अब वेरिएबल साइकिल इंजन क्या होता है और इसको इतना ओवरहाइप क्यों किया जा रहा है? वेरिएबल साइकिल इंजन एक ऐसा एडवांस टेक्नोलॉजी है या प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी है जो इंजन को डिफरेंट फ्लाइट मोड के हिसाब से ऑप्टिमाइज करने के लिए डिजाइन किया गया। जैसे आजकल के मॉडर्न कार्स में स्पोर्ट मोड, सिटी मोड या इको मोड मौजूद होता है, ठीक वैसे ही वेरिएबल साइकिल इंजन में कॉम्बैट के टाइम पे ज़्यादा थ्रस्ट आउटपुट और क्रूज के टाइम पर ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी को प्रोवाइड करने के लिए इसको सेम तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है और इसमें भी वैसा ऑप्शन मौजूद होने वाला है। और इसे 6th जनरेशन की एरो इंजन भी कहा जाता है, जो कि खास करके 6th जनरेशन क्लास के एयरक्राफ्ट के लिए सुइटेबल कहा जाता है। इस बार डीआरडीओ की तरफ से इंजन के लिए 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और फुल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का डिमांड किया जा रहा है। और सफरान की तरफ से पहले अपने ऑफर में 50% तक की टीओटी का ऑफर दिया गया था, लेकिन अभी 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का ऑफर दिया जा रहा है। ये इंजन M88 इंजन के बेस के ऊपर नहीं बल्कि एक कंप्लीटली नई इंजन होने वाला है, जिसे स्पेशली एमका मार्क II और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जैसे एयरक्राफ्ट को ध्यान में रखकर डेवलप किया जाएगा। रोल्स रॉयस, जिसको पहले से ही इस टेंडर में फ्रंट रनर माना जा रहा था, उनकी तरफ से भी अभी 110 किलोटन क्लास की एक कस्टम इंजन को भारत को ऑफर किया जा रहा है, जो उनके GCAP प्रोग्राम के लिए डेवलप किए जाए इंजन से थोड़ा अलग होने वाला है। और रोल्स रॉयस की तरफ से भी अभी 100% इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को एस्टेब्लिश करने का वादा किया जा रहा है। और उम्मीद किया जा रहा है कि इन दोनों में से अगर किसी एक के साथ भी भारत पार्टनरशिप करता है तो आगे चल के भारत ग्लोबल एरो इंजन का हब बनने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट रशिया की तरफ से भारत को दिए गए एक मेजर फाइटर जेट प्रपोजल की तरफ से है। अभी मिली कुछ रिपोर्ट के मुताबिक रशिया की तरफ से अभी एक डुअल ऑफर को भारत को दिया जा रहा है, जिसमें Su-57E 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट के साथ अभी Su-35M फाइटर जेट को भी भारत को ऑफर किया जा रहा है। ये प्रपोजल इंडियन एयरफोर्स के फाइटर स्क्वाड्रन शॉर्टफॉल को तुरंत ही एड्रेस करने के लिए दिया जा रहा है, जिसमें फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और लोकल मैन्युफैक्चरिंग का भी ऑफर दिया गया है। जैसे कि आपको पता होगा कि रशिया की तरफ से पहले से ही अपनी Su-57 फाइटर जेट को भारत में ही बनाने का ऑफर दिया जा चुका था और HAL की सुखोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में इसको बनाया जा सकता है। अभी रशिया की तरफ से बात बताया गया कि पहले इंडियन एयरफोर्स के अर्जेंट रिक्वायरमेंट को देखते हुए वो 20 से 30 Su-57 जेट को भारत को डायरेक्टली डिलीवर करने वाले और उसके बाद 60 से 70 जेट को भारत में लोकली मैन्युफैक्चर करने का प्रपोजल दिया जा रहा है, जहां पर 40 से 60% तक लोकलाइजेशन का ऑप्शन भी रखा जा रहा है। यानी कि रशिया की तरफ से भी अप्रोक्सीमेटली 100 के आसपास Su-57E फाइटर जेट को भारत को ऑफर किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि इस डील में रशिया की तरफ से Su-57E फाइटर जेट की फुल सोर्स कोड का एक्सेस भारत के साथ शेयर किया जाने वाला है, जिस वजह से इसमें किसी भी इंडियन ओरिजिन वेपन को इंटीग्रेट करने के लिए भारत को कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरी तरफ रशिया की तरफ से अभी अपनी Su-35M फाइटर जेट को भी मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के टेंडर में भारत को ऑफर किया जा रहा है, जिसमें 114 फाइटर जेट को खरीदने का प्लान किया जा रहा है। रशिया की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि Su-35 और Su-30 MKI में 70 से 80% तक कंपोनेंट कॉमन होते हैं। इस वजह से इनको एक्वायर करने से पायलट ट्रेनिंग या फिर मेंटेनेंस को लेकर या स्पेयर पार्ट को लेकर कोई ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और Su-35M फाइटर जेट के साथ R-37M और K-77M जैसे हाइपरसोनिक और लॉन्ग रेंज मिसाइल भी अवेलेबल होने वाले हैं, जो कि इंडियन एयरफोर्स को पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ इजीली एयर सुपीरियरिटी को मेंटेन करने में मदद करने वाले हैं। और रशिया का कहना है कि अगर भारत Su-35M को भी खरीदता है तो 2 साल के अंदर ही वो भारत को SH-40 जेट को डिलीवर करने वाले। लेकिन अगर रशिया की दोनों ही ऑफर को कंसीडर किया जाए तो Su-57E के साथ Su-35 को एक्वायर करने का कोई भी लॉजिक नहीं बनता है, क्योंकि अगर इन दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ता है तो भारत सीधे तौर पर Su-57 को ही सिलेक्ट करने वाला है।
अगला अपडेट कल्याणी ग्रुप की आर्टिलरी प्रोग्राम की तरफ से। कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम लिमिटेड की तरफ से एक नए 155 mm और 52 कैलिबर स्टैंडर्ड की ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड हाउजर को डेवलप करने का प्लान किया जा रहा है। ये सिस्टम भारत के इंडिजिनस एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम यानी कि ATGS के ऊपर बेस करके डिजाइन किया जाने वाला है। जैसे कि आपको पता होगा कि ATGS भारत के फ्लैगशिप टोर्ड आर्टिलरी गन प्रोजेक्ट है, जिसको DRDO की तरफ से कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम लिमिटेड और टाटा एडवांस सिस्टम के साथ मिलकर डेवलप किया गया है। इसकी 48 किलोमीटर की वर्ल्ड क्लास की रेंज, ऑटोमेटिक लोडिंग सिस्टम, डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम और नेविगेटेड मुनिशन कैपेबिलिटी की वजह से इंडियन आर्मी की तरफ से रिसेंटली इसकी 307 यूनिट को खरीदने के लिए ऑर्डर को प्लेस किया जा चुका है। अभी कल्याणी ग्रुप की तरफ से इस गन को ट्रैक चेसिस के ऊपर इंटीग्रेट करके एक सेल्फ प्रोपेल्ड हाउजर को इसकी सेल्फ प्रोपेल्ड वेरिएंट को डेवलप करने का प्लान किया जा रहा है, जिससे बैटल फील्ड में और ज्यादा मोबिलिटी, सर्वाइबिलिटी और रैपिड फायर पर डिलीवर किया सकेगा। कल्याणी ग्रुप की तरफ से पहले भी एक ट्रक माउंटेड 155 mm और 45 कैलिबर स्टैंडर्ड की आर्टिलरी गन को डेवलप किया गया था, जिसे मार गन कहा जाता है। इस गन को ITEX 2025 के दौरान शोकेस किया गया था और इस गन सिस्टम को पहले एक्सपोर्ट किया जा चुका है और 2022 में इन गन के लिए अर्मेनिया की तरफ से $155 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया जा चुका है। हालांकि कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम लिमिटेड की ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड हाउजर का प्लान अब सरफेस पे आ गया है, लेकिन अभी तक इसमें कौन सा ट्रैक चेसिस का इस्तेमाल किया जाएगा इसके बारे में अभी तक कोई भी खबर सामने नहीं आया है। इंडियन आर्मी को अब मॉडर्न ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड हाउजर की काफी जरूरत पड़ने वाली, क्योंकि हिमालय की हाई एल्टीट्यूड कंडीशन से लेकर राजस्थान की डेजर्ट कंडीशन में आसानी से ऑपरेट कर पाएगा। अब टोर्ड गन के साथ मोबिलिटी का थोड़ा इशू होता है, जबकि ट्रैक्ड सिस्टम फ्रंट लाइन में डिप्लॉय करने के लिए काफी आसान होते हैं। खास करके डेजर्ट में ट्रक माउंटेड सिस्टम के मुकाबले ट्रैक्ड सिस्टम थोड़ा ज्यादा सुइटेबल होने वाला है। तो अभी अगर कल्याणी ग्रुप की तरफ से ATGS को बेस करके एक सेल्फ प्रोपेल्ड हाउजर को टाइमली डेवलप कर लिया जाता है, तो ये K9 वज्र T गन का डायरेक्ट कंप्यूटर होने के साथ साथ ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट में भी काफी डिमांड क्रिएट करने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट अमेरिका की डिफेंस जायंट जनरल एटॉमिक की तरफ से। जैसे कि आपको पता होगा कि 2024 में भारत की तरफ से 31 MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन के लिए ऑर्डर को US के जनरल एटॉमिक के साथ साइन किया गया था। ये ड्रोन्स इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स तीनों सर्विस के लिए खरीदे गए थे और इनकी डिलीवरी 2026 से स्टार्ट होने की उम्मीद किया जा रहा है। अब इस पार्टनरशिप को और एक्सपैंड करने के लिए जनरल एटॉमिक की तरफ से भारत के लिए एक और एडवांस अनमैन्ड एरियल सिस्टम गैम्बिट सीरीज को ऑफर करने का प्लान किया जा रहा है। ये डेवलपमेंट इंडो US डिफेंस टाइज के लिए एक नई और स्ट्रेटेजिक फेज का सिग्नल दे रहा है। गैम्बिट सीरीज एक मॉड्यूलर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम का फैमिली है, जो कि एक कॉमन कोर आर्किटेक्चर के ऊपर बेस है, जिसे गैम्बिट कोर कहा जाता है। इस कोर में लैंडिंग गियर, बेसलाइन एवियोनिक्स, फ्यूजलाज सेक्शन और कुछ एसेंशियल सिस्टम पहले से इंटीग्रेटेड होते हैं, जो कि हर कन्फिगरेशन में एक जैसा होता है और इस वजह से इनका 70% कॉस्ट और डिजाइन स्ट्रक्चर सेम होता है, जिससे मेंटेनेंस और डेवलपमेंट कॉस्ट काफी रिड्यूस हो जाता है। इस सीरीज के अंदर अभी 4 अलग अलग कन्फिगरेशन को दिए जा रहे हैं। गैम्बिट 1 जो कि खास करके लॉन्ग रेंज ISR ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया, गैम्बिट 2 को एयर टू एयर कॉम्बैट UAV के रूप में डेवलप किया गया, गैम्बिट 3 को एडवांस एरियल ट्रेनर के रूप में डेवलप किया गया, जबकि गैम्बिट 4 को स्टेल्थ अनमैन्ड रिकॉनेंस मिशन के लिए डिजाइन किया गया है। ये UAV हाई स्पीड डाटा लिंक, सेंसर फ्यूजन टेक्नोलॉजी और AI एनेबल कैपेबिलिटीज के साथ आते हैं, जो फ्यूचर एयर कॉम्बैट और स्वॉर्म ड्रोन वॉरफेयर के लिए काफी रिलेवेंट होने वाले हैं। जनरल एटॉमिक अभी भारत को एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में भी देख रहा है और MQ-9B ड्रोन की डील की सक्सेस होने के बाद इसको एक नेचुरल प्रोग्रेस माना जा रहा है। हालांकि अभी तक गैम्बिट सीरीज में इंडियन स्पेसिफिक कोऑपरेशन डिटेल को क्लियर नहीं किया गया, लेकिन सोर्सेज के मुताबिक जनरल एटॉमिक की तरफ से अभी भारत के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जॉइंट डेवलपमेंट और इवन लोकल मैन्युफैक्चरिंग जैसे ऑप्शन को भी कंसीडर किया जा रहा है। अगला अपडेट पाकिस्तान के ड्रोन प्रोग्राम की एक एम्बैरेसिंग फेलियर की तरफ से। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से भी ऑफिशियली टर्की की ड्रोन मेकर कंपनी बैकर को उनके EH-3 लॉटरिंग मुनिशन ड्रोन के रिपीटेड फेलियर्स का रियल रीजन को पता करने के लिए एक इन्वेस्टिगेशन को करने का रिक्वेस्ट किया गया है। ये वही ड्रोन है जो पाकिस्तान की तरफ से बैकर और NASTP के कोलैबोरेशन से डेवलप किया गया था और जिन्हें हाई प्रिसिशन लॉटरिंग मुनिशन के रूप में शोकेस किया गया था। लेकिन प्रॉब्लम यह कि जब इनको ऑपरेशनल यूज में डिप्लॉय किया गया तो ये ड्रोन बैटलफील्ड में पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया था। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान की तरफ से अपना ऑपरेशन बुनियान उन मरसूस को लॉन्च किया गया था, जिसमें उन्होंने 100 से 150 के आसपास EH-3 ड्रोन को इंडियन मिलिट्री टारगेट को और सिविलियन जोन में स्ट्राइक करने के लिए लॉन्च किया गया था। लेकिन इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम ने ज़्यादातर ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर दिया था और बहुत सारे ड्रोन इंटैक्ट कंडीशन में इंडियन टेरिटरी के अंदर क्रैश हो गए थे। लेकिन प्रॉब्लम यह था कि ड्रोन पाकिस्तान के अंदर भी क्रैश कर रहे थे और फ्लाइट के दौरान इनको मेजर टेक्निकल फेलियर का सामना करना पड़ रहा था, जिस वजह से बहुत सारे ड्रोन बॉर्डर पार करने से पहले पाकिस्तान के अंदर ही क्रैश हो रहे थे।
इंडियन मिलिट्री ऑफिशियल ने कंफर्म किया था कि इन ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए काइनेटिक वेपन की नहीं बल्कि सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था, जैसे कि आकाशस्थिर रडार ग्रिड, इंटीग्रेटेड काउंटर यूएस सिस्टम, हैंडहेल्ड जैमिंग डिवाइस का भी इस्तेमाल भारत की तरफ से किया गया था। अब पाकिस्तान की यह 3 ड्रोन की बात करें तो ये मोस्टली कम्युनिकेशन के लिए जीपीएस और रिमोट कंट्रोल सिस्टम पर डिपेंड करते हैं, जिस वजह से इनको जैम करना बहुत ही आसान होता है। और इस वजह से भारत की तरफ से जब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस्तेमाल किया गया तो ड्रोन अपना कंट्रोल खोकर भारत के अंदर क्रैश हो रहे थे। लेकिन जो ड्रोन पाकिस्तान के अंदर ही गिरे थे या क्रैश किए थे, वो ऑपरेटर की गलती की वजह से और सिग्नल लॉस होने की वजह से क्रैश होने का खबर सामने आया है, जिनका भारत के एंटी ड्रोन सिस्टम के साथ कोई भी लेना देना नहीं था। ये अपने आप पाकिस्तान के अंदर गिर रहे थे। तो पाकिस्तान की तरफ से भी इन्हीं ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए टर्की से रिक्वेस्ट किया जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।